प्लीज़ बिस्मिल्लाह। अच्छा जी आज की क्लास इंपॉर्टेंट इस हवाले से होगी जी, सॉरी बार बार रिपीट करना पड़ा ऑनलाइन की वजह से, कि हम लोग इसमें एक तो मार्किंग स्कीम डिस्कस कर रहे होंगे और कुछ और मेजर चीज़ें लाइक हम पढ़ेंगे कहाँ से और इस एक महीने में इसको कैसे कवर करेंगे, पास कैसे करना है इस एक महीने में और प्रैक्टिस को कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा सेटल हो जाए जल्दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बहुत से फेमिलियर फेसेस हैं इसलिए मैं शायद इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहा था, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जनाब सलमान भट्ट नाम है, नाम तो शायद आपने एडमिशन के टाइम पे भी देख लिया होगा। नहीं मैंने इसलिए वर्ड चेंज कर दिया, नाम एडमिशन के टाइम पे देख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा जी, क्वालिफाइड मेंबर इंस्टीट्यूट का, बहुत ही तड़लों से, बहुत ही तर्स के, बहुत सी रेंज के क्वालिफाइड मेंबर राइट नाउ। अच्छा जी, बी लॉ जो है या लॉज जो हैं डिफरेंट, मैं तकरीबन कुछ 4-4.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा हर स्टेज पे पढ़ा रहा हूँ। कैफ की स्टेज पे, अच्छा अब तो 2 स्टेजेस हो गई, पहले ये एक ही पेपर था, कैफ 3 कैफ 7 एक ही पेपर था, कैफ 4 कैफ 7 सॉरी, पहले कैफ 3 के नाम से था अगर आप लोगों को शायद इल्म हो तो। अच्छा सो दोनों डील कर रहा हूँ। इसके अलावा CFAP के लेवल के ऊपर भी मैं कॉर्पोरेट लॉ शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। तरक्की का तरीक़ाकार ये था, मेरी तरक्की भी उल्टी थी। ठीक है, CFAP पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद नीचे आया, तरक्की हुई, कैफ पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद मज़ीद तरक्की हुई, जो चेहरे बैठे इनको PRC भी पढ़ाया। ठीक है, तो मेरी तरक्की का ग्राफ उल्टा चला। ठीक है जी, इससे पहले जो थी जॉब जो थी, जो मुझे नहीं जानते, एज ए एक्स CFO ऑफ रुडोल्फ पाकिस्तान, रुडोल्फ ग्रुप में मैंने तकरीबन 4-4.5 साल सर्व किया, जिसमें से एक लास्ट 6 मंथ to 7 मंथ्स जो है, या तो लास्ट टेन्योर जो है वो एज अ CFO गुजारा है मैंने। एक ही ग्रुप में नौकरी की है, इससे पहले एक नौकरी थी लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थी, 2 मंथ्स के लिए थी। सो ये मेरा इंडस्ट्री कैरियर है जी। ठीक है, मैंडेटरी आर्टिकल्स तो सबके होते हैं, आप लोगों को भी मजबूरी करनी पड़नी है उस आ जाए बेटा आ जाए उस अजियत से गुजरना ही पड़ना है आप लोगों को। बेटी आ जाए जी। सो ये मेरा इंडस्ट्री कैरियर है जी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करूं, तो मैं वालेकुम सलाम बेटी। सो मैं CFAP में आया, लेकिन मुझे लगा वो तो बच्चे बहुत पक्के हो चुके हैं, उनके मुस्तकबिल तबाह नहीं हो सकते। मैंने कैफ लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दिया, वहाँ पे बच्चे थोड़े पक्के हो गए थे। मैंने कहा अच्छा PRC के बच्चों को तबाह करता हूँ। सो मैं इससे नीचे और कोई लेवल था नहीं, तो मैं नहीं आ सका। अच्छा, तबाह करने से मुराद ये कि मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है, 2 छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा, उसके बाद स्टडी पे चला जाऊंगा। एक तो स्टूडेंट जो है ना वो D ट्रैक है, बड़ा पावरफुल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत क्रिएटिव है, लेकिन हम उसे इस सिस्टम के अंदर ढाल के ऐसा तबाह करते हैं कि वो फिर ना रोबोटिक सिस्टम के तौर पे चलना शुरू कर देता है। वो एक ही चीज़ सोचता है, उसे या तो अकाउंटिंग आती है या टैक्स आता है। अच्छा उसे को ना क्वालिफाई करके करोगे क्या? आप लोग इतने लोग बैठे हो, मैं आप लोगों से मेजोरिटी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्वालिफाई करके क्या करना है, तो 2 आंसर मेजर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सबके आंसर सेम होंगे, मे बी कुछ एक्सेप्शंस आर देयर, बट मेजोरिटी के आंसर्स होंगे जॉब, एक बेहतरीन किस्म की, लुक्रेटिव किस्म की, और सेकेंडली बिजनेस। अच्छा बिजनेस में क्या करोगे? फर्म खोलूंगा। प्लीज फर्म खोलने वाले कौन कौन से हैं पहले प्लीज ईमानदारी से जरा, जिन्होंने सोचा था कि फर्म खोलेंगे। और जॉब कौन कौन करने वाले हैं? क्वालिफाई करके एक अच्छी सी लुक्रेटिव। बाकी क्या करने वाले हैं? ये जो हाथ नहीं खड़ा करे, उन्होंने क्या लेट क्वालिफाई करना है? हाँ, वो टीचर लग जाएंगे जिनको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, द पॉइंट इज एक्चुअली आप लोग ना उस स्टेज तक सिर्फ 2 ही बातें सोच रहे होते हो, आइदर जॉब और बिजनेस। और बिजनेस में भी सिर्फ कन्फाइन कर लेते हो अपने आप को कि यार मैं बहुत अच्छा टैक्स जानता हूं, तो टैक्स कंसल्टेंट, मैं अपनी फर्म खोलूंगा, मैं अपना ढाबा लगाऊंगा। ठीक है, और वो ढाबे का हाल कभी किसी ने कचहरी जाके देखा है? कचहरी कभी किसी का इत्तेफाक हुआ हो, नहीं केस के सिलसिले में नहीं वैसे किसी का इत्तेफाक हुआ हो, तो कचहरी के अंदर आप देखते हो कि हर स्टेप बाय स्टेप, कुछ कुछ स्टेप के ऊपर लोगों ने ना अपने बेंचेस रखे हैं और एक एक कुर्सी रखी होती है। वो वकीलों की दुकानें हैं। ठीक है, अब इस वक्त जो हालत कर दी आप लोगों ने फर्म की, आप लोगों ने नहीं, खैर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, हर कॉर्नर पे ऊपर आपको एक फर्म मिल जाती है। ठीक है, 2 क्लाइंट कहीं से मिले, 2 पकड़े, फर्म खोल के बैठ गए, फिर तरस रहे हैं तीसरा क्लाइंट नहीं आ रहा, तीसरा क्लाइंट।
यार अच्छा, मतलब इसके अलावा मतलब कि आप इतने स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव है, लेकिन हम उसको, मैंने कहा ना, जिस तरह इस प्रोसेस से गुजारते गुजारते उसको बहुत कन्फाइन कर देते हैं। जैसा मैं सर मेरे एक उस्ताद थे, वो अक्सर एक बात कहते होते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्क एवर्स बन जाता है, रिस्क टेकर नहीं रहता। रिस्क एवर्स मीन्स इतने सियाने हो जाते हो, हर चीज़ के अंदर बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने शुरू कर देते हो। इन चीज़ों को मैंने सोचा कि वो क्या C5 का बच्चा बहुत पक्का है, वो कहता है क्या बोली जा रहा है, ऐसी बातें ना कर, ठीक है। तो मैं कैफ लेवल पे आया, यहाँ पे भी मुझे लगा ये बच्चे तो बहुत सियाने हो गए, ये भी कहते हैं नहीं ऐसी बातें ना करो, हमें ऐसी बातें ना सिखाओ। फिर मुझे PRC में जाना पड़ा। अच्छा, किसी से बच्चों को तो माइंड साफ सुथरा हो, उसको मैं समझा सकूँ कि लाइफ में और चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है। देखो CA जो है ना, ये आपका मिशन होना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा कहा कि ये आपका टारगेट ज़रूर हो, अल्टीमेट गोल अभी यही हो, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। यू शुड गो ऑन, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, फोकस स्टडी के ऊपर ना। मैं अक्सर जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, एक और चीज़ जो अलमिया, जो अब आप इसमें आ गए हो कैफ लेवल के अंदर, तो हर टीचर आपको सिखाएगा यार आप फोकस करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर। अच्छा, हम लोग हमेशा बीइंग अ टीचर आप लोगों को ये सिखाते हैं कि फोकस करें स्टडीज़ के ऊपर, आप अपने फेसेस के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, बहुत चिब्बे होने शुरू हो जाते हैं मुंह, मुस्कुराहट ख़त्म। कैफ की ये पहली स्टेज आती है, मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है फेस से, ठीक है। दूसरी स्टेज में आए तो वो पैडी सी शक्ल होनी शुरू हो जाती है कि वो पूरी फैमिली से पहचाना जाता है, अच्छा ये है जो CA कर रहा है। मतलब रियलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुस्कुराते मुस्कुराते भी CA कर सकते हैं, ये ज़रूर। जब हम ये कहते हैं ना फोकस करो स्टडीज़ पे, तो आप अपने फेस पे फोकस कर लेते हैं। अच्छा, पैड़ा सा मुंह बनाना है कैसे, अच्छा बदीद से मुंह बन के, अजीबोगरीब सा मुंह बना के, बसूड़े से बन के, और वो जो अजीब से जो फैमिली में हमेशा सेपरेटेड नज़र आएंगे आपको ऐसे करके, मतलब पूरी पूरी जो लोग हैं वो इन्जॉय कर रहे होंगे किसी शादी को और आप ऐसे बैठे होंगे। सो ये नहीं है फोकस। फोकस मीन्स कि जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप बुक्स के साथ हो, तो आप कंप्लीटली विद योर माइंड आप बुक के साथ हो। लेकिन आप जब किसी एनवायरनमेंट में हो, किसी इवेंट को एंजॉय कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो फिर उसको एंजॉय करो। अच्छा, कज़न की शादी पे जाना भी नहीं क्योंकि पेपर है, और फिर पढ़ना भी नहीं कि ये देखा वो फलां जो है ना वो तैयार हो के आया होगा, फलां एंजॉय कर रहा होगा, मैं देखो क्या कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ आप भी नहीं रहे, इससे बेहतर 3 घंटे वहाँ पे गुजार के आ जाए यार, ठीक है। तो आप डिवाइडेड माइंड के साथ चलना शुरू हो जाते हो, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तो मैं ये कहना चाह, अच्छा अब ये भी नहीं है कि कल सुबह पेपर है और आपको नहीं, सर ने कहा था शादी एंजॉय करनी है, और अगले दिन पहुंच जाए मेरे पास, सर आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। आई मीन टू से कि जो लाइफ है ये एंजॉय करने के लिए भी है, ठीक है। आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल होता है कि आप उनको एंजॉय कर सकते हो। अगर आप अपनी इस छोटी अम्मा से बाज आ जाओ ना, एक बड़ी अम्मा उसकी तो सुनते ही नहीं हो तुम, इसकी सुनते हो, ये छोटी मामा है, तो इनसे बाज आ जाओ ना अगर तुम, तो तुम्हारे पास ज़िंदगी का बेतहाशा टाइम है। होता क्या है, तुम इसको ओपन करते हो 5 मिनट के लिए, ठीक है, और फिर 2 घंटे बाद तुम्हें याद आता है ओहो, ठीक है। मुझे आप लोगों को तो चलो अभी आप सिंगल है, मैं तो बेगम वाला हूँ, तो मुझे तो बेगम याद कराती है तुम्हें 2 घंटे हो गए, तुम्हें पता है ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। फिर मुझे उसे मजबूरी में कहना पड़ता है काश तुम्हारी बेगम होती तो तुम्हें पता होता कितनी लाइफ कितनी एंजॉय वाली है, इवन आफ्टर द बेबी। सो द पॉइंट इज, समझाना ही चाह रहा हूँ, आप मुस्कुरा कर भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे लाइफ का मूवमेंट आए उसे एंजॉय करो, उस पर फोकस करो कंप्लीटली कि यार मैंने ये 2-3 घंटे एंजॉय करना है, उसके बाद मैं वापस अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करूँगा। उससे वो फ़ायदा होगा, साइकोलॉजिकली फ़ायदा होगा। आप इवेंट एंजॉय कर लोगे तो आप डिवाइडेड नहीं रहोगे, वरना माइंड आपका डिवाइडेड रहता है 2 हिस्सों में, अच्छा इवेंट, अच्छा पढ़ाई, पढ़ भी नहीं रहे और एंजॉय भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप एंजॉय कर लो, देन बैक टू योर वर्क, ठीक है। और मैंने जैसा कहा, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो आपका टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका टेक्नोलॉजी है। आप लोग बहुत ज़्यादा एंगेज हो सेल फोन के अंदर, हर एक का डिफरेंट है। लाइक मैं कहता हूँ कुछ लोग सोशल मीडिया पे मेरे जैसे हैं जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम तबाह करते रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे डिफरेंट गेमिंग जोन पे तबाह करते रहते हैं। सो अपना अपना जोन है आप लोगों का। कुछ आप में से कोई पबजी किसी टाइम पे आई और लोगों ने खेलनी शुरू की तो 2-2, 3-3 घंटे बच्चे का पता ही नहीं बच्चा कहाँ पे है, ठीक है। वो सुकून से लगा हुआ है गेम खेलने, ठीक है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब आने शुरू हुए हैं कि कहाँ मुलाकात हुई पबजी पे, ठीक है।
शुक्र है उस गेम का जोर टूटा, वरना फोकस कहीं और हो गया था। अच्छा जी, समझाने वाली बातें। मैंने 2 चीज़ें समझाई लाइफ में। एक तो अपना फोकस स्टडी पे, नॉट ऑन योर लाइफ, ठीक है। फोकस का मतलब ये है कि आप इंजॉय करो, तो आप अपना टाइम बना लो ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको स्टडी के लिए इतना आवर्स चाहिए, आई डोंट नो, अभी तो चलो शायद 1 पेपर या 2 पेपर्स के साथ हो गए, आगे जब स्टेज जब आए कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि जी 3 पेपर्स के साथ आपने पेपर में आना है तो माइट पॉसिबल कि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि टाइम डिसाइड कर लो कि यार मुझे दिन में कितना टाइम मेरे लिए अवेलेबल है, उस टाइम को फिर आपका बेस्ट यूज़ होना चाहिए। लाइक इफ़ यू वांट टू स्पेंड इट विद योर फैमिली, तो फैमिली के साथ स्पेंड करो, फिर ये सेल फोन से बचो। और अगर आप लोग लगता है आप सेल फोन से बहुत खुश रहते हो, लोगों की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट बंद हो तो पता चले घर वाले अच्छे लोग हैं, ठीक है तो उस टाइम पे फिर आप सेल फोन के साथ गुजार लो, इट्स योर कॉल, लेकिन टाइम लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट बस बात, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है। एक और चीज़, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अपने आप को फ्रेश, ह्यूमन माइंड है ना, ये कॉन्स्टेंटली 1-1.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। लाइक अगर मैं कहूँ बीइंग अ स्टूडेंट, आप एंगेज होते हो अकाउंटिंग के साथ, ये 5 घंटे अकाउंटिंग ही चल रही है, ठीक है। वो काउंटिंग नहीं चल रही होती, वो बस आप चल रहे होते हो इधर उधर, इस नोट से उस नोट्स में, उस नोट से उस। इनफैक्ट समझाना ये चाह रहा हूँ, अपने शिफ्टिंग करना सीखो। माइंड को 2 तरीके हैं, या तो किसी एंगेज कर लो किसी गेम में, या 5-10 मिनट के लिए फैमिली के साथ, या सेल फोन के ऊपर, तो आप रिफ्रेश हो जाओगे दोबारा से, माइंड स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोडक्टिव टाइम स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। या तरीका ये है कि अगर बहुत ही किताबी कीड़ा हो तो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो। मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको फील होता है कि नहीं, अगर हम 5 मिनट के लिए उठे ना तो फिर गया, फिर कल ही किताब खुलेगी, आज तो नहीं खुलती, तो फिर उससे बेहतर ये है कि फिर अपना सब्जेक्ट शिफ्ट कर लो। 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट शिफ्ट कर लो। माइंड को 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटा बहुत होता है, 1 आवर 30 मिनट्स के बाद माइंड रिसेप्टिव नहीं रहता उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। अपना सब्जेक्ट चेंज करो, माइंड दोबारा रिसेप्टिव हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1 घंटा पढ़ के दोबारा वापस आ जाओ अकाउंटिंग के ऊपर। हो सकता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए मैं कहूँ टोटल में आपको पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा चाहिए, तो ठीक है 1.5 घंटा पढ़ लिया, दोबारा वापस आ जाओ अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? और एक लास्ट पॉइंट, बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत गंदा काम जो इस प्रोफेशन में ना डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, अजीब सा सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन। इंस्टीट्यूट ने नहीं किया हुआ, आप लोगों ने खुद किया हुआ, अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करके। मतलब कि आप एक अच्छे एक आप अकाउंटेंट हो बहुत अच्छे मेरी तरह के जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो मुझे जानते हैं मैंने अकाउंटिंग में सीए के साथ साथ सीए में पीएचडी भी की हुई है। ये जो माशाल्लाह कह रहे हैं उनको पता नहीं है पीएचडी का मतलब है मैं एक अकाउंटिंग का पेपर 3 दफ़ा देने जाता था इनको नहीं पता था ना बेचारों को, ठीक है। तो पीएचडी का मतलब ये है, मैंने इतनी दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ी है कि मुझे मोहब्बत हो गई अकाउंटिंग से। पहली दफ़ा मैं पेपर देखने जाता था, दूसरी दफ़ा एग्जामिनर कहता था, तीसरी दफ़ा फिर पास करूँगा, एक दफ़ा तेरी एक दफ़ा मेरी, मैं ठीक। मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी की हुई है जी। समझाने का मकसद है अगर आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं मेरी तरह, तो अपनी लाइफ में ना 2 चीज़ें देखो, 2 ही मेजर पेपर आपको नज़र आ रहे होने हैं, या तो फोकस के नीचे चल रहा है ना, या तो आपके पास सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और दूसरे लॉज हैं। लॉज में मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉज, ठीक है, वो सारों की बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या ऑडिट भी चले इसमें डाल लें, मैं यूँ कह लेते हैं अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट जो है ना आप लोगों में से वो थ्योरेटिकल में अच्छे होंगे और कुछ न्यूमेरिकल में अच्छे होंगे, मतलब रब की तरफ से सलाहियत है। कुछ को अकाउंटिंग के साथ उनकी अलाइनमेंट बहुत क्विकली सेटअप हो जाती है। आप लोग कुछ जो FR1 दे रहे हो फेस भी करे होगे, यार हमें तो बहुत मज़ा आता है FR1 में, और लॉ में जब पढ़ना शुरू करेंगे ओके ओहो किधर फंस गए। रीज़न उनसे रट्टा नहीं लगता, मेमोराइजेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड ऐसी है, मेमोराइजेशन प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे होंगे जिनको मेमोराइजेशन या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो बहुत कंफर्ट जोन रखते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में वो मेरे जैसे होंगे कि एक सवाल पकड़ेंगे और बैठ जाएंगे, बस ठीक है अब इसको कुछ करना है इसका, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा कि क्या करना है। मुझे हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता था, अच्छा करना क्या है इसका। समझाने की बात ये है, समझाना जो ये चाह रहा हूँ कि देखो
जो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपर्ट है, ठीक है, वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू करता है साथ वाले के साथ जो कि यहाँ पे एक्सपर्ट है। सपोज ये दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ ना चाहते हुए कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, और होगा क्या, एक अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है, एक थ्योरेटिकल में एक्सपर्ट है, वो इसे देख के रश कर रहा होगा, वाह क्या कितनी जल्दी तू लॉ तैयार कर लेता है और कितना अच्छा लिख लेता है, वो कह रहा होगा तू अकाउंटिंग का सवाल इतनी जल्दी कर। सो इनफैक्ट एक दूसरे को देख देख के ना, मतलब अपनी वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करते हैं और डिप्रेशन लेना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा, वो फिर चलते चलते ना जब क्लास घर जाके होमवर्क कर रहे हो तो ज़हन में वो दोस्त आ रहा है, उसने अब तक कर भी लिया होगा, और मैं अभी नोट 1 बना रहा हूँ, इसने तो कर भी लिया होगा। कि मैं वो बातें कर रहा हूँ जो टीचर करता नहीं होता, रीज़न कि कोई इस तरह ऑब्जर्व भी नहीं करता स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैंने चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे देखा और अपनी लाइफ को भी देखा, तो मुझे लगता है हाँ, मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो लाइफ की मिस्टेक थी, वही थी कि अपनी वीकनेस को किसी की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करना। या ये भी तो देखो, जब आप ये देख रहे हो कि वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इतनी जल्दी कर लेता है, तो वो थ्योरेटिकल में भी तो फंसता है, वो अपनी जान लगाता है थ्योरेटिकल में, तो तुम अपनी जान लगाओ अकाउंटिंग में, न्यूमेरिकल में। सो अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और उसे किसी की स्ट्रेंथ से कंपेयर करने की बजाय अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम के अंदर प्लेसमेंट करो। यानी आपके दिन में ना, अगर आप गौर करो तो एक टाइम आता है जिसमें आप बहुत प्रोडक्टिव, आपका माइंड बड़ा रिसेप्टिव होता है, कोई भी बात होगी फौरन पिक कर लेगा, मतलब कि शायद आधे घंटे का काम 15 मिनट के अंदर हो जाए। एक ऐसा टाइम जोन होता है जिसमें आप वाकई पढ़ना चाहते हो, बेशक वो 15-20 मिनट ही होते हो, लेकिन चलो होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सो उस अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। द पॉइंट इज लर्निंग इज कि अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और उसे प्लेस करो अपने दिन के मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में, और नॉन प्रोडक्टिव टाइम के अंदर उस सब्जेक्ट को ले जाओ जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर, सॉरी स्ट्रेंथ फील करते हो, यानी अपनी स्ट्रेंथ को इधर ले जाओ और अपनी वीकनेस को अपने प्रोडक्टिव टाइम में ले जाओ। मैं इसकी रियलिटी समझाता हूं आपको। आप लोग करते क्या हो? सपोज मेरा अकाउंटिंग मेरी वीकनेस थी, मैं कोशिश करता था सबसे आखिर में अकाउंटिंग करूंगा, जब थक गया होऊंगा, ठीक है, या कोई 2 मेहमान आ जाए, कह दूं इनकी वजह से आज अकाउंटिंग नहीं हुई, ठीक है, या घर में और कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से अकाउंटिंग नहीं हो सकी, बाकी हो गए। समझाना ही चाह रहा हूँ, मैंने अपनी वीकनेस को अपने नॉन प्रोडक्टिव टाइम में रखा हुआ था या लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। ये सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न बनता है। स्टूडेंट भागता है उस सब्जेक्ट से जो उसकी जान लेता है, स्टूडेंट भागता है उससे और सबकॉन्शियसली भागता है। आप उसे सेटअप ही ऐसे करते हो कि बिल्कुल आखिर में जब थके हुए होगे, एग्जॉस्ट होगे और वो सब्जेक्ट सामने आएगा तो और मौत पड़ जाएगी, मतलब पहले ही किताब खोलने से कुछ गैबाना मौत वाक़या होती है, तो वो बिल्कुल ही एक ऐसे आता है जैसे इमेज कि यार अब तो बहुत थके हुए हैं और ये अकाउंटिंग की बुक सामने खुल गई है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो अपने प्रोडक्टिव टाइम में, अब आपके पास अगर 2 सब्जेक्ट हैं इस वक्त जिनके पास भी, उनका मेरा ये ख्याल है कि उनको अपने प्रोडक्टिव टाइम में अपनी वीकनेस पहले आइडेंटिफाई करनी होगी। मतलब अभी तो आप FAR 1 तो पढ़ रहे हो, अगर आप में से जो पढ़ रहा है, इसके साथ अब आप लॉ पढ़ने जा रहे हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो आपको फिर 1 हफ्ता लगेगा ये जज करने में मुझे दोनों में से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है। तो समझ लो कि वो जो इंटरेस्ट है जिसमें टाइम का समझ नहीं आता, जितने मर्जी देर कर सकते हो वो सब्जेक्ट तैयार, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, और वीकनेस वो है जिससे भागते हो। तो वीकनेस को प्रोडक्टिव टाइम में ले जाओ। प्रोडक्टिव टाइम वो है जब आप सपोज सो के उठे हो, घर जाके फ्रेश हुआ है, अभी पढ़ सकते हो, वो फिर प्रोडक्टिव टाइम है। जब आपको नींद आ रही है, एग्जॉस्ट हो रहे हो, एनवायरनमेंट में शोर है, ये आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, जिसमें आप कोशिश कर रहे हो पढ़ने की, लेकिन इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है? सो बस यही बातें 2-3 करनी थी। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, अब हम डायरेक्टली आते हैं क्या हमने इस सब्जेक्ट के अंदर, डस्टर का है यहाँ नहीं पड़ा, नजर आ रहा है? ये मिल गया जी, चले। अब हम आते हैं डायरेक्टली इस सब्जेक्ट के ऊपर जिसकी ओरिएंटेशन है। अच्छा जी, कैफ की स्टेज में सबसे आसान अगर कोई पेपर है इस वक्त तो वो बिजनेस लॉ का है, ठीक है जी, सबसे आसान पेपर अगर कोई है तो। बाकी पेपर्स जो हैं वो टेक्निकल भी हैं, इससे डिफ़िकल्टी लेवल भी इससे कहीं ज़्यादा ही है। एनी मैसेज मिस? तो मैसेज? अच्छा जी, आई कैप हम लोग स्टडी टेक्स्ट कौन सी इस्तेमाल कर रहे होंगे? आई कैप की स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, उसकी रीज़न्स क्या हैं?
ऐसा इसलिए कि आई कैप की पहले बुक जो थी वो काफ़ी पैथेटिक सी बुक थी, आजा बेटे, काफ़ी पैथेटिक बुक थी, लेकिन उसने इस पिछले एक सेशन में जब इसको स्प्लिट किया बिटवीन कैफ 3 को कैफ 4 और कैफ 7 में स्प्लिट किया है, तो उसने बुक के ऊपर बहुत मेहनत करवाई है और बुक कंपैरेटिवली बहुत इजी कर दी, बहुत मैनेजेबल बुक बनाई है, बहुत कम्प्रिहेंसिव में मुझे ऐसा लगता है मेहनत हुई है उसके ऊपर। अभी भी कुछ एरर्स हैं, लेकिन वो एरर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, आई कैप की स्टडी डेस्क, एक रीज़न ये है आई कैप ने अपने जितने भी पास पेपर्स थे उनको टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया अपनी बुक में। उसके पास तो सारा कंटेंट मौजूद था, उसके लिए तो ये काम बहुत आसान था। उसने हर टॉपिक के साथ उसका पास पेपर उसी चैप्टर के अंदर उसी टॉपिक के साथ डाल दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से। यानी आपको अपनी बुक में स्टडी टेक्स्ट में अंदर जहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगी 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा होगा, 1, 2, 3 डिपेंड करता है उसने कितना टेस्ट किया है उस एरिया में से। सो वो उस एरिया के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा होता। सो हमें टॉपिक के साथ साथ पास पेपर भी हमारे परफॉर्म हो रहे होंगे, तो ये एक ईज़ है, बात समझ आती है। अच्छा, सेकेंडली एमसीक्यूज़ भी उसने अरेंज किए हुए हैं, वो भी कंफर्टेबल या मैं यूँ कहूँ कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस है और किसी और बुक को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो मैं कुछ प्रैक्टिस अरेंज करूँगा, दैट विल बी योर एडिशनल मटेरियल, और इसके अलावा अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके टेस्ट होंगे। हम टोटल 8, वैसे इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 8 भी, लेकिन मिनिमम 8 ज़रूर कंडक्ट करेंगे टेस्ट, ठीक है। 8 का मतलब है टोटल 16 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, सॉरी 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं जी। तो इस 18 चैप्टर्स को हमने किसी तरह कवर करना है मिनिमम 8 टेस्ट में। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप में हिम्मत कितनी मौजूद है, ठीक है, या कितनी कमिटमेंट लेवल है। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसे 8 टेस्ट के अंदर कवर कर रहे होंगे। अच्छा, बुक के हवाले से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, कौंसल मेंबर की जो एक मीटिंग हुई, उस कौंसल मेंबर का एक कौंसल मेंबर है वो जो आपकी बॉडी के अंदर गवर्निंग बॉडी के अंदर मेंबर्स होते हैं, ये जो इलेक्शंस होते हैं और फिर कंडक्ट होते हैं। सो कौंसल मेंबर के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यही कौंसल मेंबर फिर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं, कोई एजुकेशन को संभाल रहा है, कोई एग्जामिनेशन को संभाल रहा है, इस तरह आई कैप के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो कौंसल मेंबर को इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं कि जनाब आपने जब अपना पेपर सेटअप करना है कैप की किसी भी स्टेज का, तो आपने स्टडी टेक्स्ट को सामने रखना है, यानी आई कैप का स्टडी मटेरियल आपके सामने हो, ताकि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन सेटअप नहीं करेंगे जो हमने स्टडी मटेरियल में डिस्कस ना किया हो। बात समझ आती है? तो इसका मतलब है ये कुछ बातें हैं जो मुझे कंफर्ट जोन देती हैं कि जनाब आई कैप की बुक बेस्ट बुक है। सो हम क्लास के अंदर आई कैप की बुक को लेकर चल रहे होंगे। हाँ, इसके अलावा अगर आप कोई बुक और फॉलो करना चाहते हैं कभी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आप उसको कैरी करना चाहते हैं क्लास में, मुझे कभी एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि लॉ सेम है। 2 लाइनें ऊपर लिखी हों, 2 लाइनें बाद में लिखी हों, डजेंट मैटर, लॉ सेम है, प्रोविजन ऑफ लॉ सेम है। हाँ, हमारा अलमिया ज़रूर है, कभी डिस्कस करूँगा कि हम बेयर एक्ट से नहीं पढ़ते और उसका क्या नुकसान आता है, वो फिर कभी डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी समझाने का मकसद ये है कि अभी बुक जो स्टडी मटेरियल है वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट होगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आते हैं जरा पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। टोटल मार्क्स हैं पेपर के 100, ठीक है जी। इसमें से 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। हंड्रेड मार्क्स हैं। 100 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह है, एमसीक्यूज हैं 15 मार्क्स के, और इसके अलावा जो अदर एरिया है, जो डिस्क्रिप्टिव कह लो या सब्जेक्टिव पेपर है, जो वो बेटा है 85 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, पहले ये कैफ 3 के अंदर ये मार्क्स होते थे 30, यानी एमसीक्यूज आते थे 30 के, और रिमेनिंग पेपर होता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था 70 मार्क्स का। बात समझ आई? लेकिन जब से ये स्प्लिट हुआ बिटवीन कैफ 4 एंड कैफ 7, तो ये 15 और 85 की रेशो बन गई, उसने रिड्यूस कर दिया। अच्छा, एमसीक्यूज जब 30 होते थे ना, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि पेपर जो है आसान हो, पास करना आसान हो जाता है। देखो आप 30 एमसीक्यूज अगर आपके 30 के 30 ठीक हैं, एग्जामिनर आपको रोक ही नहीं पाएगा। आपको सिर्फ मजीद कितने लेने हैं, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 20 मार्क्स और चाहिए।
और अगर मैं ये कहूँ अब आई कैप के अगर आपको पेपर का आइडिया तो थोड़ा सा हो ही गया होगा, थोड़ा सा और रियलाइज कराता हूँ। अगर 30 मार्क्स हों और आपकी बाउंड्री लाइन है, जो आपकी थ्रेट है, ये जो आपका थ्रेट है ये 50 के ऊपर है, राइट? आपको मैक्सिमम और कितने ऐड करने हैं इसमें, तो आप डेंजर जोन से बाहर आ जाते थे, ऐसा ही है। इस डेंजर जोन से बाहर आने के लिए 20 और मार्क्स चाहिए। अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन जो है मिनिमम 4 मार्क्स का है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे? 5। आप टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करते थे और आप छोटे छोटे से क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, या हो सकता है 2 सवाल सॉल्व करते थे, 2-2 पार्ट्स बने हुए, और आप कंफर्ट जोन और डेंजर जोन से बाहर आ जाते थे। अब जरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप हो 15 पे, अगर आप सारे एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक सॉल्व करते हो तो आप इधर बैठे हो, और 15 से आप अगर 50 तक पहुंचना चाहते हो तो मजीद कितने चाहिए? अब 35 हैं। अब 35 को अगर 4 पे डिवाइड करो तो बताओ कितने क्वेश्चन और सॉल्व करने पड़ेंगे, या कितने पार्ट्स सॉल्व करने पड़ेंगे? 9 पार्ट्स। आप एक क्वेश्चन नहीं कह रहा, मैं 9 पार्ट्स कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है टोटल 10 सवाल होते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर, उसके डिफरेंट पार्ट्स बना दिए जाते हैं, तो मे बी मैं इसलिए पार्ट्स लिख दिया कि 9 पार्ट्स सॉल्व करोगे 4-4 मार्क्स के, तब जाके उस डेंजर जोन से बाहर आओगे। कुछ पल्ले बड़ी बात। सो टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बड़े डिफरेंट से हैं। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपको कैफ 3 के स्टैटिस्टिक्स बताऊं, जब लास्ट टाइम कैफ 3 था तो पासिंग परसेंटेज थी 30%। ये आई कैप के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं बेटे, 30%। आपको लगता है बड़ा अच्छा है 30%, ज़रा लगाओ 9,500 स्टूडेंट और 30%, तो पता लगता है 2,500-3,000 बच्चे पास हुए, बाकी 6,000। मैं यही बता रहा हूँ। और अब जो रिजल्ट आया रिसेंट 46-45%, 46 आया जो उन्होंने स्टेट किया, चलो 45 कह लेते हैं जी, आपकी बात मान लेते हैं, 45%। ये तो उल्टा नहीं हो गया? कहाँ हम ये सोच रहे थे कि कहीं, चलें बेटी बैठ जाएं, कहाँ हम ये सोच रहे हैं कि यार पेपर टफ हो गया है, जबकि रिजल्ट्स तो कुछ और शो कर रहे हैं। रिजल्ट्स तो शो कर रहे हैं इंक्रीज आया जी रिजल्ट्स में, इंप्रूव हुआ स्टूडेंट्स ने। उसकी रीज़न बताता हूँ। आई कैप ने इस बुक को जब स्प्लिट किया तो उसने जितने टेक्निकल चीज़ें थी सारी इस बुक से निकाल दी। मतलब जो टेक्निकल एरिया हम सोच सकते थे बीइंग अ टीचर, वो सब निकाल दिया। मतलब टेक्निकल एरिया में से गारंटी के, मैं अगर चलें छोटी छोटी सी बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ से गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसने सिलेबस से डिलीट कर दिया एरिया। हम बात करते थे प्लेज की, बहुत डिटेल, उसने एरिया डिलीट कर दिया। हम बात करते थे एजेंसी की, उसने एरिया डिलीट कर दिया। उसने एरिया, जितने टेक्निकल एरिया थे वो डिलीट कर दिया। अच्छा, एक तो ये काम किया ही किया, फिर जिन चैप्टर्स को छोड़ा उनमें से भी जो मुश्किल कॉन्सेप्ट थे वो डिलीट कर दिया। मतलब बिल्कुल फिल्टर करके उसने बहुत छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस की, बाकी सब निकाल दी। अब इस टेक्निकल एरिया के रिमूव होने की वजह से पेपर के रिजल्ट के अंदर डायरेक्टली ये इंपैक्ट आया कि आपका 15% पासिंग रेशो बढ़ गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ये एडवांटेज आप लोगों को भी हासिल है सितंबर में। हमें बीइंग टीचर, हमें ये बात समझ आती है कि इन्हें होश आ जाएगी अनकरीब 1-2 अटैम्प्टों के बाद, लेकिन जब 1-2 अटैम्प्टें होंगी, आपके तो यही अटैम्प्ट है ना सितंबर, तो आप एंजॉय करो। आपको ये प्रिविलेज हासिल है कि आपको भी एरिया टेस्ट नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम हम डरे हुए थे कुछ टीचर्स, और हम लोगों की आपस में डिस्कशन भी हुई, तो हमारा ये कंक्लूड हुआ कि ये एरिया नहीं करवाएंगे। अगर आई कैप का कौंसिल मेंबर ये कह रहा है कि जनाब हमें गाइडेंस है कि हमने इधर से ही पूछना है, तो उम्मीद है पेपर में नहीं आएगा। तो ये जो लास्ट अटैम्प्ट थी वो हमारे लिए रोल मॉडल बन गई, एक स्टैंडर्ड बन गई कि वाकई उसने जिन एरियाज़ को बुक से डिलीट किया है या कोर्स से डिलीट किया है, उसने वो एरिया हमारे साथ डिस्कस पेपर में एग्जामिन नहीं किया। सो कंफर्ट जोन। लास्ट टाइम मैं बताते हुए कुछ डर रहा था स्टूडेंट को ये पॉइंट कि भाई हम ऐसे एरिया नहीं कर रहे और ये आएंगे भी नहीं, लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो पेपर में नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये है पेपर आसान होने की रीज़न। तो आपको इससे नहीं डरना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये एरियाज अब पेपर में नहीं है। चलें अब ज़रा आगे आता हूँ एक स्टेप और। लो जी, 85 की भी, फिर 85 का भी एक ब्रेकअप है।
85 का ब्रेकअप कुछ इस तरह है, डिस्क्रिप्टिव एरिया है और केस स्टडीज हैं, जिसे एप्लीकेशन एरिया आप कहते हो। 60%, 40%, ठीक है। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के शायद फेसबुक पे डाली और उस पर यूट्यूब पे डाली भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज वाली चीज़ तो कोई यूट्यूब पे देखनी नहीं है, ठीक है। हैं देखी है, चलो मेरा ख्याल है फिर ये चीज़ें कितनों ने देखी हुई है, बस ठीक है, बेहतरीन। बाकी वो यूट्यूब इस्तेमाल ही नहीं करते। चले जी, हाँ जी सारे जन्नत से डाउनलोड हुए हो। अच्छा जी, अच्छा 85 में से फिर मैं जल्दी जल्दी इस पे बात करता हूँ। 60% का मतलब है 51 मार्क्स। अगर मैं 85 का 60% लूँ और ये 34 मार्क्स बनते हैं बेटे, तो 51 मार्क्स केस स्टडी पे बेस करते हैं, जो लिखाई पे बेस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि आपके सामने केस स्टडी आएगी, आपने उसको प्रोविजन ऑफ लॉ को जज करना है और उसके ऊपर बेस करके जज बन के आपने एक्चुअली कंक्लूजन देना है, या एक लॉ एक्सपर्ट बन के आपने कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है। बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, परेशान ना होए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे स्टूडेंट जो है इस केस स्टडी को सॉल्व करते हुए अपने हुनर दिखाता है, ठीक है। वो हमने एक मजमून याद किया होता है ना बचपन में कि नहीं वो एक स्कूल, पता नहीं आप लोग उस तरह के स्कूल से पढ़े हो कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे हम एक मजमून याद करते थे, इंग्लिश हमारे लिए जानलेवा होती थी, तो हम एक मजमून याद करते थे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट दैट वन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और कहा जाता था कि अगर कुछ भी आए तो ये वर्ड चेंज करना, 2-4 और बता देना। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो कहते थे आई हैव मैनी फादर्स बट दैट वन इज दैट वन इज माई बेस्ट फादर। उनको नकल मारते हुए अक्ल भूल जाते थे कि भाई ये सेंटेंस बीच में से थोड़ा सा चेंज कर। उनका ख्याल है टीचर ने कहा हुआ है यहाँ पे बस फ्रेंड की जगह लफ्ज़ चेंज करना है और प्लेस्ड। सो समझाना ही चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे इधर बी लॉ में भी पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी इंग्लिश लिखेंगे, ओहो एग्जाम में ना खुद परेशान हो जाता है मैं क्या चेक कर रहा हूँ। मतलब कि वो लोग जंपी सेंटेंसेस लिखते हैं, उनसे सेंटेंस मेकिंग बिल्ट नहीं होती, उनको नॉलेज सारा होता है। अच्छा उनका पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, चूँकि मैं ये प्रैक्टिस तकरीबन पिछले 2 सेशन से कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास में भी ये प्रैक्टिस चलती है और क्रैश में भी चलेगी, तो मुझे पढ़ पढ़ के आइडिया हुआ कि अच्छा स्टूडेंट इस तरह का भी लिखता है। स्टूडेंट क्या करता है, नॉलेज सारा होता है बट उस बेचारे से सीक्वेंस बिल्ट नहीं होता, वो एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट नहीं कर पाता। सो ऐसा लगता है जंपी सा लिख रहा है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फुल स्टॉप, ही इज़ वेरी पंक्चुअल फुल स्टॉप, ठीक है, इस तरह की बातें लिखता है। तो वो एग्जामिनर के लिए इरिटेशन क्रिएट करती हैं, हालांकि उसने नंबर कितने रखे हुए हैं 51। अब इससे बचना है तो उसके लिए मैंने ये जो आपकी आधे घंटे की क्लास है, 1 आवर की क्लास है, मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया करूँगा, ठीक है। मतलब 1 आवर की क्लास में से 45 मिनट 50 मिनट्स पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत होते हैं लॉ में, लॉ बहुत आसान है तो ये भी बहुत है मेरे लिए। चलो 1 आवर भी पढ़ लिया तो बाकी 30 मिनट्स जो है मैं उसे प्रैक्टिस के लिए, शुरू में तो नहीं, शुरू में तो अभी हम थोड़ी बेसिस पढ़ेंगे तो 1-2 दिन लगेंगे हमें उस स्टेज पे आते जहाँ पे मैं आपसे राइटिंग करवाया करूँगा, ठीक है। लेकिन ये है कि वो जब राइटिंग स्टार्ट होगी आप लोगों की, तब उस वक्त आधा घंटा का जो टाइम पीरियड है वो इवैल्यूएशन में जाया करेगा। इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि आप इवैल्यूएट मैं आप लोगों के होमवर्क चेक किया करूँगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस क्लास में, लेकिन फिर भी वो आधा घंटा इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। उसका मकसद क्या होगा, लाइक होमवर्क चेक करने का मकसद ये है कि आप लोगों को चेक करके बताऊँगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस स्टूडेंट ने ये लिखा है तो इसने क्या क्या गलती की है और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो सबके लिए होगी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स मिलनी शुरू हो जाएंगी कि सब ऐसा लिख रहे हैं, और कुछ ऐसी होंगी जो जिस बच्चे को मुझे कहना पड़ेगा बेटा तू घर जाके 2 से 3 दफ़ा लिखा कर अगर तूने वाकई ही पेपर पास करना है। अच्छा इसका मतलब एक हरगिज़ ये नहीं होगा मेरी क्लास में, एक चीज़ ख्याल रखिएगा, ह्यूमिलेट कोई नहीं करेंगे हम किसी को भी। हम सबके नोट्स अगर डिस्कस करें तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं किसी की गलतियां बता रहा हूं और उसकी ज़्यादा गलतियां तो आप उसको ह्यूमिलेट करें या ऐसे करके देखें अच्छा ये कौन है, इसको तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब पॉइंट हमारा समझने का मकसद ये है कि एक तो वो गलती दोबारा ना हो, दूसरा वो स्टूडेंट जो है वो मेहनत ज़्यादा करे, वो इनसे कंपेयर ना करे अपने आप को, वो पास करने के लिए मेहनत ज़्यादा करे।
डन। सो हमारा प्रैक्टिस का सेशन का मकसद ये हुआ करेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को पुराने पास पेपर्स में से भी कुछ क्वेश्चंस, वैसे मैं प्रैक्टिस पहले नहीं करता था, मैं यूजुअली वही करवाता था जो पास पेपर गिवन थे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस बार से एक नई थोड़ी सी चेंज करूँ और उसमें मज़ीद पास पेपर्स कुछ पुराने आप लोगों के लिए फैच करके आपको नोट्स की शक्ल में दे दूँ या आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप वो सॉल्व करके आएँ, ठीक है। क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया बहुत डेडली बेस करता है इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो ये डिस्क्रिप्टिव है। 34 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब 34 मार्क्स में से अगर मैं कहूँ तो ये वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, ये ऑनलाइन वाले देख नहीं पाएंगे। प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रट्टा पूछा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें पूछी जाएंगी, हो सकता है केस स्टडी भी बनाई जाए, लेकिन आखिर में जब बात पूछी जाएगी तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। वो आपने कहीं से 3 पॉइंट्स फेच करने होंगे और वो 3 पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करने होंगे। मेरी बात समझ आई? ऐसे चैप्टर्स मौजूद हैं जिनमें से कभी केस स्टडी बिल्ट नहीं होगी, उनसे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह आप इंटरमीडिएट लेवल पे करते रहे हो। इंटरमीडिएट लेवल में ऐसे ही आता रहा ना पेपर, व्हाट इज मेंट बाय, राइट डाउन 4, कर दें जी, कर दें, मौजें इनकी। प्लीज होल्ड कर लें, प्लीज होल्ड कर लें। ओके जी, ओके जी। अच्छा, सो इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने रिप्रोडक्शन करनी है, एक्चुअली वही डाटा देखना है और उसको दोबारा प्लेस कर देना है। अब मैं कुछ चैप्टर स्पेसिफाई करता हूँ और कोई एक स्ट्रेटजी छोटी सी, और फिर अपना बता दूंगा कि किस तरह से हम सोचेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 18। बेटा ये मैं जो चैप्टर्स बोल रहा हूँ ये मैं ICAP की स्टडी टेक्स्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर्स जो हैं, अगर आप किसी और बुक से कंपेयर करें तो प्लीज़ कंटेंट देख लीजिएगा। ये अगर हम ICAP की डायरेक्टिव्स देखें तो चैप्टर 1 से 5 से 7 मार्क्स पेपर में टेस्ट होने हैं, जो कि हुए भी हैं, ठीक है। बाकी इन 3 चैप्टर्स में से पेपर टेस्ट होना है 15 मार्क्स का। टोटल हो गए 22 मार्क्स। सपोज चलें 20 कर लेते हैं, इसे हम इसे 5 ले लेते हैं और इसे 20 कर लेते हैं। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स इन 4 चैप्टर्स में से आने हैं, ठीक है। इन 4 चैप्टर में से डिस्क्रिप्टिव पेपर आना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब आपने सिर्फ अपना मेमोराइजेशन नॉलेज यूज़ करना है, या आपने अगर रीडिंग करके करते हैं उस पर फिर मुझे याद कराइएगा, बात करेंगे थोड़ी देर बाद। रीडिंग करके करते हैं तो आपने इन एरियाज़ में, इन 4 चैप्टर्स में से सिर्फ रिप्रोडक्शन करनी है। पेपर पास करने की टिप देने लगा हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने शायद ये बात बताई हुई है पहले भी ऑलरेडी। सो इन 4 चैप्टर्स में से सिर्फ आपने डिस्क्रिप्टिव ये मेंशन करना है और 20 मार्क्स पूरे, यानी ये वो पेपर इस तरह का होगा, ये 20 मार्क्स का, जिस तरह आप इंटर लेवल के ऊपर पेपर सॉल्व करके आते थे कि आपने एक चीज़ याद की होती थी, फ़ौरन से पहले उसे रिप्रोड्यूस कर देते थे। ऐसा होता रहा है? ओके, सो बिल्कुल ऐसा ही करना है 20 मार्क्स। फिर इसके साथ मिल जाएंगे 15 मार्क्स के MCQs। सॉरी, मुझे लगता है यहाँ से नज़र आना बंद हो जाना है ऑनलाइन को। ये नज़र आ रहा है जी एरिया? ओके, नहीं बेटा आप लोगों को तो नज़र आ रहा है, मैं उनकी बात कर रहा था। अच्छा, 15 मार्क्स के MCQs आ गए तो बेटा टोटल कितना हो गया? 35 मार्क्स, ठीक है। अब 35 मार्क्स को जरा मैं अगर यहां पे कंक्लूड करूं, से यहां पे कर देता हूं 35 मार्क्स इनटू हमारे पर मिनट क्या अवेलेबल होता है जी? कितने मिनट्स अवेलेबल होते हैं एक मार्क्स के लिए? 1.8। तो जरा करिए कितना टाइम बना? 3.35 इंटू 1.8। मेरा मैथ बहुत कमजोर है, खुद करो जी। कितना? 65। चलें जी, 65 मिनट्स, इसका मतलब है पहला एक 63। चलें जी, पहला 1 घंटा पेपर का आप एंगेज रहोगे इन 4 चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपने याद किए हुए हैं, सिर्फ रिप्रोड्यूस करने हैं। और MCQs तो ओवरऑल होते हैं, इसलिए मैं उसको इसमें क्लब कर लिया कि MCQs यूजुअली स्टूडेंट पहला क्वेश्चन ही वही कर रहा होता है, क्योंकि इतना पढ़ चुका होता है। और लॉ के MCQs बिजनेस कम्युनिकेशन की तरह नहीं होते, ना I2B की तरह होते हैं कि जानलेवा हों, बहुत आसान से MCQs होते हैं। अच्छा, प्लीज़ ज़रा समझो, पास होने का रूल देख लो। 35 मार्क्स
सॉल्व करते करते आपका पेपर का पहला 1 घंटा गुजर चुका होगा। ह्यूमन साइकी की बात करूं या स्टूडेंट की साइकी की बात करूं तो स्टूडेंट पहले 1 आवर के अंदर या आधे घंटे के अंदर या तो फियर के ऊपर डोमिनेट कर जाता है या फियर उस पर डोमिनेट कर जाता है, दोनों में से या मर जाता है या तर जाता है। ठीक है, या तो उसके पास ये हौसला आ जाता है 1 घंटे बाद तो वो लड़ाकू हो गया होता है। आप लोगों ने कभी फील नहीं किया 1 घंटे बाद आप लड़ाके हो जाते हो? आप कहते हो ऐसी की तैसी, आन दो सवाल। ठीक है, रीजन आप लोग अपने फियर पे डोमिनेट कर चुके होते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी किया होता तब भी, अच्छा जिसने नहीं किया होता ना, जो फियर जिस पे डोमिनेट कर चुका होता है, वो 1 घंटे उसे आधे घंटे बाद समझ आ जाती है पेपर पास नहीं होना, फिर वो एम ही बस बेचारा लड़ता रहता है। अदरवाइज लड़ने का फायदा कोई नहीं होता उस बेचारे को। ठीक है, जो फियर पे डोमिनेट कर जाता है वो लड़ाका बन चुका होता है 1 घंटे के लिए। ठीक है, अब अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट के अच्छा चलें पहले इस पर बात कर लेता हूँ। सो 1 घंटे बाद को अगर मुश्किल सवाल भी सामने नजर आया इस केस स्टडी में से, तो दिमाग इतना तेज चल रहा होगा कि उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट भी कर लोगे, प्रोविजन भी आइडेंटिफाई कर लोगे और एग्जामिनर की डाइवर्जन भी समझ जाओगे कि एग्जामिनर कहाँ ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये केस स्टडी का क्वेश्चन पहला सॉल्व किया तो तुम्हें लगेगा ऐसे ही कि तुम सॉल्व कर रहे हो और अच्छा सॉल्व कर रहे हो, लेकिन तुम उसकी ट्रैप्स को, उसकी डाइवर्जन्स को पकड़ नहीं पाओगे। मतलब अगर मैं आपको लास्ट टर्म के एनालिसिस बताऊं तो स्टूडेंट जो फेल हुए उनसे मेरा एक क्वेश्चन होता था, जो भी जितने भी क्वेश्चन होते थे उनसे एक क्वेश्चन ये होता था, पेपर में पहला सवाल कौन सा सॉल्व किया है? तो उनका सबसे पहला जवाब आता था पार्टनरशिप। सर बहुत अच्छा आता था, और या दूसरों ने कुछ ने निगोशिएबल और बला बला बला। यानी जिस बच्चे ने इन चैप्टर्स की तरफ फोकस नहीं किया ना शुरू में, उसे एग्जामिनर ने ग्रैब कर लिया शुरू में। रीजन वो उन टेक्निकल एरियाज जहां पे एग्जामिनर उसकी एक्सपर्टीज चाहता है वहां पे वो फ्लॉप हो गया होता है पहले घंटे में। और अगले घंटे में जब वो लड़ाका बन भी जाता है तो लड़ाका बनने का क्या फायदा? अब सवाल वो करने हैं जिनमें दिमाग की जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल पहले वो कर लो जब दिमाग काम ना कर रहा हो, जब डिफेंसिव पोजीशन में खेल रहे हो, तो फिर उन सवालों को पहले कर लो जो सवाल तुम्हें दिमाग इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे। तो अगर तुम इनको पहले कर लोगे तो 1 घंटा गुजर चुका होगा, ये मार्क्स पॉकेट में आ चुके होंगे 35 मार्क्स। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर चुका होगा कि डेडलाइन के बिल्कुल करीब हैं, 10-15 मार्क्स और करने हैं। लेकिन वो तो भूल जाओगे, शायद तुम इतने लड़ाके हो चुके होगे कि अब आने दो कोई भी क्वेश्चन। पेपर इतना अच्छा सॉल्व कर लिया बैक पे, इतनी सपोर्टिव हो गया है कि हमने जितना सॉल्व किया। अच्छा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसा होता है, ये 35 मार्क्स का सॉल्व करके आपको एक इंडिकेशन आती है कि यार 30 तक तो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज हैं फुल मार्क्स, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, आपने याद किया हुआ है, आप फौरन लिख देते हो, और टेक्निकल तो होता ही नहीं है, तो दिमाग का इस्तेमाल होता ही नहीं, डिवर्जन कोई है ही नहीं। उसने 4 पॉइंट्स पूछे हैं, आपने 4 लिख देने हैं, नंबर पूरे हैं। समझ पा रहे हो? सो अपने आप को उस 1 आवर के प्रेशर से निकाल लो इन चैप्टर्स की मदद से। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को कैसे कर रहे होंगे? मैं आपको ये चारों चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते पढ़ाते बीच में ब्रेक लगा के साथ साथ करवा दूंगा। यानी हम आखिर में जो चैप्टर कर रहे होंगे, हमारा प्रोसेस ये होगा पढ़ने का। 3 मेजर एरियाज हैं बिजनेस लॉ के अंदर, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका पार्टनरशिप एक्ट और आपका निगोशिएबल। हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक लेकर साथ साथ ये एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक एक चैप्टर जो है ये एक एक दिन का चैप्टर है, एक एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। 2-2 पेजेस का चैप्टर है, एक एक दिन के अंदर कवर हो जाएगा। यानी कि हम एक लेक्चर, कुछ लेक्चर्स पढ़ने के बाद एक लेक्चर ऐसा लगाया करेंगे जिसमें से एक चैप्टर मुकम्मल हो जाया करेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा इनिशियल डेज में ही आपके पास वो चैप्टर्स आ जाएंगे जिसने आपको शुरू में सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इसे रिवीजन कर रहे हो अगस्त के महीने में, तो आप पढ़ेंगे भी पहले, इनको सबसे ज़्यादा रगड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पासिंग की है, इट्स योर कॉल नाउ। मैंने आपको तरीका सिखा दिया पास करने का क्या है। ये चैप्टर में से अगर किसी ने पहले सवाल किए, वो आराम सुकून से इंटर वाला पेपर दे रहा होगा बैठ के, जिसमें उसे कोई टेंशन नहीं होगी, उसे कुछ चीज़ें याद आएंगी, फौरन पॉइंट्स लिखेगा, एक आधा भूल भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पॉइंट्स लिखेगा और आगे चला जाएगा। सिर्फ प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी थोड़ी सी, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, अच्छा इसमें कौन से 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अदरवाइज वो बड़ा कंफर्टेबल जोन में रहेगा, डाइवर्जन नहीं है, ट्रैप नहीं है। इज दैट क्लियर? फिर हम आएंगे इन पॉइंट्स की तरफ, 51 मार्क्स की तरफ। क्लियर?
अच्छा, फिर हमारे पास 3 एक्ट्स हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे से एक्ट हैं, ये जो है ना, ये मैंने नाम नहीं लिए इनके, ये छोटे छोटे से एक्ट्स हैं। इनके ऊपर बाद में बात करूंगा कौन कौन से एक्ट उन्होंने आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, ये न्यू एडिशन है आपके लोगों के सिलेबस में, कैफ 3 में नहीं थी। ये एक्ट इसलिए ऐड किए हैं कि CFAB लेवल पे पहले एडिट थे, वहाँ कोई पढ़ता नहीं था, पढ़ाने वाले पढ़ाते नहीं थे। उन्होंने कहा ना पढ़ने वाले पढ़ते हैं ना पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, तो ऐसी जगह पे ऐड कर दो जहाँ पे पढ़ने वाले भी मजबूर हो जाएं और पढ़ाने वाले। तो उन्होंने कैफ में वो तीनों एक्ट्स जो हैं, ये जितने भी एक्ट्स हैं, उन्होंने उठा के आपकी कैफ स्टेज में ऐड कर दिए। ये वरना CFAB के थे। ठीक हो गया जी? अच्छा, चलें अब आते हैं ज़रा 3 एरियाज हैं मैंने जिस तरह कहा हमारे, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट। हम इंशाल्लाह अपना आगाज़ ऐसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स नेगोशिएबल और देन वी विल मूव टूवर्ड्स पार्टनरशिप एक्ट। तो हम ऐसे चल रहे होंगे, ये हमारा फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते हम ये वाले एरिया साथ साथ कवर कर लेंगे। डन? ये हमारी स्ट्रेटजी होगी ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर सकें। क्लियर हो गया जी ये बात? चलो अच्छा जी, इसके बाद आते हैं केस स्टडीज़ के ऊपर कि ये कैसे सॉल्व करनी है। तो ये पहली दफ़ा सॉल्व करना सिखाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया करूंगा और आप इसको खुद इम्प्लीमेंट किया करेंगे, और वो जो 30 मिनट्स हैं क्लास के वो हम इस पे लगाया करेंगे ताकि हम इसको सिक्योर कर सकें। और ये आएंगे कहाँ से बेटा? कॉन्ट्रैक्ट में से भी केस स्टडीज़ आनी है, नेगोशिएबल में से भी आनी है और पार्टनरशिप में से भी आनी है। सो ये जो तीनों एक्ट्स पढ़ रहे होंगे, इन्हीं में से केस स्टडी बिल्ड होनी है। इनमें से केस स्टडी नहीं आती, इन चैप्टर्स में से केस स्टडी नहीं आती। इसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स ये हैं, इन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स इन 3 एक्ट्स पे बेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट। क्लियर जी? ये बात भी समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद हम जरा थोड़ी सी और बात कर लें। ये बात हमारी मार्किंग स्कीम से, ये वे टू सक्सेस है, ठीक है। पेपर पास करने का आसान तरीका, टोटका, मर्जी है अब आपकी। पढ़ाने में मैं इसी टोटके का इस्तेमाल करूंगा, पढ़ने में अब आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जब आखिरी मंथ हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम रिवीजन करो इन चैप्टर्स की, ताकि पहला जो 1 आवर है जो एग्ज़ाम का, वो आपको बिल्कुल प्रेशराइज ना करे। और अगर उसने प्रेशराइज ना किया तो अगले 2 घंटे मैं जानता हूँ आप लोग जीत जाओगे वैसे ही। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और चीज़, रेगुलर क्लास के और अगर क्रैश के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाए तो क्रैश का रिजल्ट हमेशा ज़्यादा होता है। आप लोगों को ये बात सोच के वैसे सुन के हैरानी होगी, क्रैश का रिजल्ट हमेशा ज़्यादा होता है। अगर मैं अपने ही दोनों की बात कर लूँ तो मेरे रेगुलर या क्रैश में से हमेशा क्रैश का रिजल्ट ज़्यादा होता है। मतलब इस बार भी जो मैंने क्रैश लास्ट टाइम पढ़ाया, दैट वाज अराउंड 90%, ठीक है। आई कैप का बेशक वो 45% है। हमारा इस तरह कैलकुलेट होता है, मैं बता देता हूँ। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल होते हैं, इनके रिजल्ट्स को देखा जाता है, ठीक है। तो कितने टोटल स्टूडेंट एनरोल थे, कितने पास हो गए, इस बेस के ऊपर देखा जाता है। जबकि रेगुलर का 90% नहीं अचीव होता। इसका मतलब है आप लोग जब स्टेज में आते हो ना, तो आप लोग बड़ा थोड़े से ना सीरियस हो गए होते हो अबाउट स्टडीज़। जो रेगुलर वाला ना, वो आराम से बैठा है, वो कह रहा है अब एक ही दफ़ा ख़त्म हो ले सर, करा लें ख़त्म, फिर हम ख़त्म करेंगे। सो वो उस चक्कर में ना थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, तो वो वहाँ पे ख़राबी पैदा होती है। सो क्रैश में अब पास करना, ये सब्जेक्ट कितना आसान है ये मैंने आपको गाइड कर दिया। ये पेपर मुश्किल नहीं है, ये पेपर वाकई कैफ का सबसे आसान है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं यही कैफ 7 पढ़ा रहा हूँ तो कहूँगा ये डिफ़िकल्ट पेपर है, मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर है, टेक्निकल एग्जाम है। जब कैफ 7 पढ़ा रहा हूँ तब कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कि नहीं ये पेपर तो बहुत आसान है जी। नहीं, मुझे पता है वो पेपर बहुत टेक्निकल है, क्योंकि उसमें CFAB का मटीरियल वो इस्तेमाल करता है। CFAB का पुराना मटीरियल उठा के कॉपी पेस्ट करके पेपर में डाल देता है, तो मुझे पता है वो टेक्निकल पेपर है। ये टेक्निकल नहीं रहा, पहले टेक्निकल था जब ये वो गारंटी और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट शामिल थे, तब एग्जामिनर फेल करने के लिए उसके पास बहुत से रास्ते मौजूद होते थे। अब नहीं, अब उसके पास सिर्फ एक है रास्ता, ये। और अक्लमंद स्टूडेंट ऐसा होता है सबसे पहले पेपर में इसे सॉल्व करता, मतलब सिर्फ उस बेचारे के पास एक टॉपिक, कुछ टॉपिक यहाँ से और एक एरिया पार्टनरशिप से, ये 2 एरियाज उस बेचारे के पास पड़े हैं जो वो बेचारा यूज़ कर सकता है तुम लोगों को ग्रैब करने के लिए या तुम लोगों को फेल करने के लिए। बाकी तो तुम खुद होते हो, वो नहीं, बाकी नहीं वो करता, तुम लोग खुद कोशिश करते हो फेल होने की। अदरवाइज वो कहता है मैं नहीं फेल करता, ये खुद होते हैं, ठीक है, ऐसे वो क्लेम करता है। सो समझाने का और एक रीज़न ये फेलियर है, लिखना नहीं आता। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों से मिला और उनकी राइटिंग्स देखी हैं जिनके जो फेलियर्स जो थे वो 40+ में थे, 43, 44। रीज़न क्या है? वो बेचारे कहीं ना कहीं यहाँ मार खा रहे हैं।
और मैंने उनसे अगर उनसे सवाल पूछो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनसे सवाल पूछो कि तुमने पेपर लिखा, मतलब मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, जब पूछने आते हैं तो आप उनसे मार्क्स पूछते हो, उनसे सारी डिटेल, मैं बहुत इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, फिर कोई सवाल का जवाब देता हूँ, वैसे मैं सवाल का जवाब नहीं देता, ताकि मुझे पता लगे बच्चा किधर जाएगा, उसकी मर्ज़ क्या है। एक्चुअली ये जो 30 आवर सेशन है, 30 हाफ आवर सेशन है, ये आप लोगों के मर्ज़ बताने के लिए है कि आप लोगों की कौन सी प्रॉब्लम है जो कि फेलियर का कॉज बन सकती है, ना कि इसलिए है कि आपको इंसल्ट करो और ब्ला ब्ला। सो उस बच्चे से जब पूछा तो उसे पता लगा कि उसने पेपर में जाके पहली दफ़ा लिखा है, आता उसे बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट उसके बहुत अच्छे हैं, पेपर में पहली दफ़ा जाके लिखा। मैं होमवर्क दूंगा ना, आप में से कई शहजादे हैं जो नहीं करके आएंगे, ठीक है, तो फिर मैं फ़ाइन डालूंगा, ठीक है, 50 रुपये पर होमवर्क फ़ाइन रखूंगा, और इस बार मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कलेक्ट करूंगा, ठीक है, हाँ फिर पार्टी कर लेंगे आखिर में, लेकिन इस बार कलेक्ट करूंगा क्योंकि आप लोग नहीं करते हो। मैं बड़ा लीनियंट होता रहता हूँ, लेकिन नहीं कलेक्ट, मैंने 2 सेशंस देखा लोग नहीं करते, और उसके बाद तो करना ही छोड़ देते हैं। मैं जब अच्छा एक रेगुलर में ये ज़रूर होता है कि मैं 1 महीना चलाता हूँ प्रैक्टिस, उसके बाद रोक देता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क देता हूँ, लेकिन चेक नहीं करता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 1 महीना काफ़ी है एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब उसे खुद मेहनत करनी है, टीचर का चेक करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, 2 वीक्स चल लेंगी, शायद 3 वीक्स चल रहे हैं, उसके बाद आखिरी वीक में तो शायद ना चले, उसमें आप खुद करो प्रैक्टिस, ठीक है। उसका क्या तरीक़ेकार है वो समझा दूंगा। अच्छा जी, सो ये था जी ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में, स्टडी टेक्स्ट कैसे पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, मुझे टाइम कितना चाहिए आप लोगों का। जी मुझे आपकी क्लास के अलावा आपके घर में तकरीबन इस वक्त 1.5 घंटा चाहिए आप लोगों का, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स मुझे चाहिए, जिसमें से 30 मिनट्स शायद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो घर के लिए दिया होगा उसमें लगेंगे। शुरू में तो आप 1 आवर 30 मिनट्स इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर मेमोराइजेशन और फॉर लर्निंग वटेवर, लेकिन उसके बाद मुझे आपके 30 मिनट्स चाहिए होंगे फॉर योर पर्टिकुलर होमवर्क। लेकिन ये जो आवर्स हैं ये बढ़ जाएंगे कैसे, जो ही टेस्ट शुरू होंगे तो ये आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे। देखो टेस्ट आवर्स शामिल नहीं कर रहा इसमें मैं, मतलब फॉर एग्जांपल पिछले 2 चैप्टर्स का टेस्ट है और साथ में मैं अगला पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 1.5 घंटा ये आज के लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ। टेस्ट की तैयारी में एडिशनल टाइम रिक्वायर होगा। ऐसी हरकत नहीं होगी कि सर आज आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कल टेस्ट है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस दिन शायद आपको टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है, समझ आती है। चलो सो ये तरीका हो गया। अच्छा इसके अलावा ऑनलाइन के लिए एक छोटी सी चीज़, जो ऑनलाइन पढ़े, सॉरी एक छोटा सा मैसेज बस, कि ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो कंसिस्टेंसी का है, कि यार लेक्चर नहीं लेते स्टूडेंट्स और आखिर में कंपाइल कर लेते हैं। सो जो ऑनलाइन ले रहा है उसके लिए ये है कि वो डेली बेसिस पे अगर लेक्चर टेकअप नहीं करेगा तो ये क्रैश है, और वंस कि आप एक दफ़ा पीछे रह गए तो फिर दोबारा कभी compete नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बस ये छोटा सा एडिशनल मैसेज है जो ऑनलाइन वालों को साथ प्रॉब्लम आती है। आप लोगों में से ना स्टूडेंट ऑनलाइन ले लेता है और बाद में ना कहता है, अच्छा वो खूबसूरत, वो एक क्वेश्चन तो डिस्कस करना भूल ही गया, कि वो एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक पे आ रहा होता है, इतने लेक्चर्स रह गए हैं, क्या बाकी टाइम में हो जाएंगे। मतलब अजीब दुनिया में रहता है वो, मतलब वो लोगों से पूछ रहा है क्या हो जाएंगे, मतलब तुझे खुद को नहीं पता कि हो जाएंगे कि नहीं होंगे। मतलब वो साहब है, मैं ये कर लिया मेरा रिश्ता हो जाएगा। मतलब अजीब दुनिया के लोग हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आखिर में कोई मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 100 लेक्चर्स हैं उसके, तो वो उनके कुछ 60-70 पढ़े होंगे और नीचे आया होगा प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। और फिर मतलब मुझे तो कई दफ़ा लगता है कि वो लोग पता नहीं क्या मज़ा लेने के लिए ऐसे पोस्ट करते हैं, या वो सीए के हैं भी कि नहीं हैं, पता ही नहीं है। अच्छा चलो हैं कुछ है, मेरे ख्याल आप लोगों ने पोस्ट तो ऐसी देखी होंगी। हाँ, और यस सर ऐसे कह रहे हैं, बीच में आप लोगों से ज़्यादा बड़े एडवाइज़र बैठे होते हैं जो उसे हाँ हो जाएंगे, तुम ऐसा करो, इतने इतने ये 2 घंटे यहाँ पे लगाया करो, उस्ताद बन जाएंगे। आधे वो ऊपर कमेंट देखने के नीचे कमेंट देखा करो, 500 कमेंट नीचे, मतलब उन 500 ने अपना टाइम गर्क किया उसको एडवाइस करने के चक्कर में। शहजादे हो तुम लोग भी सारे। सो ये है जी टोटल ओवरऑल पेपर, ठीक है। मैंने इसे डिस्कस कर लिया कि हम इसे किस तरह पढ़ेंगे। कल से हम इसे पढ़ रहे होंगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ अपनी बुक्स अरेंज कर लें, आई कैप की बुक, ठीक है। कॉपी कंटेंट मिलता है, या ऑनलाइन कोशिश करें ना पढ़ें, क्योंकि आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू करना है और उधर से एक अदद बेल बजनी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना कोई नहीं है,
ऑनलाइन में नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसलिए बेहतर है थोड़े से पैसे खर्च करके किताब ख़रीद लें। कॉपीड मटेरियल कहीं से अगर यहाँ से इंस्टीट्यूट से मिल रहा है तो वहाँ से देख लें, बुक शॉप से, नहीं तो जैसे भी अरेंज करना है उसको प्लीज़ अरेंज कर लें, ठीक है। तो बुक्स कैरी करके लेकर आइएगा कल, ताकि हम अपनी क्लास का बाकायदा, कल नहीं सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, कल ऑफ रहेगा 28 को, 29 से क्लास स्टार्ट होगी, एक दिन का गैप होगा, ठीक है। 29 से इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगी। 29 को क्या बनता है, वेडनेसडे इंशाल्लाह वेडनेसडे को क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है जी। और जी कल नहीं होगी। ओरिएंटेशन क्लास के बाद एक दिन का सिर्फ गैप था, और उसके बाद ये कुछ इंस्टीट्यूट का अपना एक शायद पैटर्न है, उसके ऊपर बेस करके तो एक दिन का गैप है। इंशाल्लाह 29 से इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अपनी तब तक आप बुक्स अरेंज कर लें। जी बेटे, क्वेश्चन है? चलें मैं कह देता हूँ उसको, क्या है वो आपसे पूछ ले, जितने के लोगों को कॉपीज चाहिए आप उससे ले लीजिएगा, मैं उन्हें कह देता हूँ जी, मैं उन्हें कह देता हूँ। और कोई क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के हवाले से? सिलेबस, अच्छा जी, क्लोजिंग सेशन का क्लोजिंग होगा 6 अगस्त इंशाल्लाह। अब मेरा ख्याल है FAR 1 की क्लासेस भी इसी डेट्स में ख़त्म हो रही हैं, तो उनके साथ ही एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं अगर आपको लॉ के लिए बुलाऊंगा ना तो बहुत तकलीफ देगा उस टाइम के ऊपर कि एक्स्ट्रा एक लॉ लेने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम है, आप लोग आओगे जाओगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए 6 अगस्त लास्ट डेट होगी इस सेशन की। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, मैं सेशन के एंड पे एक आधी क्लास जो है वो ऐसी अरेंज करूंगा, या 2 क्लासेस एक्सपेक्ट करता हूं, जिसमें मैं सिर्फ पास पेपर करवाऊंगा फुल, ठीक है, ICAP के पास पेपर। ठीक हो गया जी? जी, और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन? जूस नहीं आया यार, प्लीज़ बाहर से किसी को बुलाओ मुझे, प्लीज़ कोई भी वर्कर बैठा है, अहमद उसे बुला लो यार। वही आपको तो वही साहब हुआ है, या अल्लाह ख़त्म हो जाएगा बेटा। अल्लाह ताला सबको आसानी से फरमाए, प्लीज़ क्लोज करते हैं।